हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, परावैद्युतांक को के से डिनोट करते हैं। दोनों के फॉर्मूले सेम है। ठीक है, जैसे अगर आप इसकी डेफिनेशन बताना चाहो तो डेफिनेशन आप यहां से बता सकते हो कि हवा इसको बता सकते हो किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, और आपेक्षिक विद्युतशीलता नहीं कहते केवल, या परावैद्युतांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो विद्युतशीलता को तो आपको पता है एप्सिलॉन आर से दर्शाते हैं, इसको किससे दर्शाते हैं? के से दर्शाते हैं। देखो, विद्युतशीलता होती क्या है? विद्युतशीलता का मतलब होता है विद्युत को किसी माध्यम में धारण करने की क्षमता। जैसे आपका फोर्स होता है ना, आपका जो बल होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य, चलो पहले इसका फॉर्मूला लिख लो आप। इसको अपन ऐसे लिख देंगे ER इक्वल्स टू EM डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, या K का लिख देंगे EM डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर ये क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइड बाई हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन M हो गया आपका माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नोट हो गया हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, और सेम प्रोसेस के लिए रहेगी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया ना, ये छोटी सी डेफिनेशन है और ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि इसको डिराइव किस तरीके से करते हैं। तो इसको डिराइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, दो आवेशों के मध्य हवा या निर्वात में लगने वाला बल, हवा या निर्वात में लगने वाला बल, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लगने वाला बल। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हवा या निर्वात में लगने वाला बल, इसको दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन्हीं दोनों आवेशों को लेके हम किसी माध्यम में चले जाते हैं। ठीक, देखिए बल विद्युतशीलता के क्या है? व्युत्क्रमणुपाती, यानी कि विद्युतशीलता ने माध्यम की सघनता, माध्यम बढ़ने पर विद्युतशीलता बल जो जाता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। F व्युत्क्रमणुपाती एप्सिलॉन नोट, इसका मतलब विद्युतशीलता बढ़ने पर, कोई माध्यम की सघनता बढ़ने पर बल जो जाता है उसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही आ रहा है कि बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हम दो आवेश लिए आपने Q1 Q2, इन्हें हवा निर्वात में रखा तो सूत्र ये बनेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू भी कुछ आएगी, लेकिन इन्हीं आवेशों को लेके आप पानी के अंदर चले गए, पानी के अंदर रख दिया इन दोनों को, तो क्या बदला? माध्यम बदला तो बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि माध्यम बढ़ गया, माध्यम की सघनता क्या बढ़ गई। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो यही दो आवेशों पर लगने वाला हवा या निर्वात में बल, यही हम किसी माध्यम में लगने वाला बल, माध्यम में लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तो F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। चलो यहाँ पे इसको कर देते हैं M, क्योंकि माध्यम में लग रहा है। ठीक है, किस में लग रहा है? माध्यम में। अब क्या करते हैं? अब करते हैं समीकरण 1 भागित समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं।
तो देखिए जब आप इसका भाग लगाओगे F1 बटे F2, LHS बटे LHS, RHS बटे RHS, इसका F1 वाले का RHS क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, पूरे के डिवाइड कर देंगे। F2 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो देखिए 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया, ठीक है। Q1 Q2 से Q1 Q2, R2 से R2 बचा क्या देखो ये डिवाइड में ये ऊपर जाएगा तो F1 F2 बराबर एप्सिलॉन M बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरीके से आ जाता है। और दो बलों का अनुपात को हम दो बलों के अनुपात को भी हम क्या बोल देते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा क्या हो जाएगी, हवा या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल और किसी माध्यम में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों के अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसके आधार पर याद रखेंगे, हवा माध्यम में किसी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी से हमने इसी को एप्सिलॉन आर लिख दिया, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर ना सिर्फ इनके बराबर है F1 बटे F2 के बराबर भी है, ठीक है। पर F1 क्या है, F1 है आपका कौन सा बल है, ये हवा या निर्वात का बल है, और ये वाला बल जो किसी माध्यम का बल है, ठीक। अब इस पे आधारित हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स में आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी या वीडियो को पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं हम इसका। एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं, पानी का परावैद्युतांक 80 है, पानी का परावैद्युतांक 80 है, इसकी विद्युतशीलता का मान कितना होगा, ठीक है। पानी का परावैद्युतांक दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया आपको सॉल्यूशन में, तो दिया है पानी का परावैद्युतांक, पानी का परावैद्युतांक कितना दे रखा है ये, तो ये K बराबर दे रखा है 80। क्या निकालना है, विद्युतशीलता किसकी निकालनी है, पानी की, किसकी निकालनी है, पानी की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन M, ठीक है। मतलब आपको माध्यम की निकालनी है, माध्यम क्या है यहाँ पे पानी, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो आप फॉर्मूला ये वाला अगर आपसे विद्युतशीलता पूछते हैं तो ये आप फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। मतलब आपसे विद्युतशीलता पूछिए पानी की, तो यहाँ पे अगर आपेक्षिक विद्युतशीलता देते हैं, आपेक्षिक देते हैं तो ये वाला लगा देते हैं, आपको परावैद्युतांक दिया है तो ये वाला लगा दो, ठीक है। तो ये नीचे वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। तो K बराबर एप्सिलॉन M डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट निकालना है, K की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता हमेशा फिक्स होती है। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता आपको याद रखनी है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 8.85 गुना 10 की घात -12 होता है, ठीक है। ये वैल्यू फिक्स है, ये आपको याद रखनी है। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा सूत्र लगाना है आपको, सूत्र आप ये उपयोग करोगे, यहाँ से आपको इसका मान निकालना है, तो एप्सिलॉन M बराबर ये इधर आ जाएगा तो K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन M बराबर K की वैल्यू क्या है 80, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 गुणित 10 की घात -12, ठीक है। ये वैल्यू हमने इसकी रख दी। एप्सिलॉन M इक्वल्स टू, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका जाएगा 708, है ना, 845 0, 1 0 इसके जाएगी, 1 0 इसके जाएगी, 845 की 0 इसके 4 8 64 और 4 68 इसके 6 8 64 और 6 70, ठीक है। 1 2 पॉइंट के यहाँ पे जाएगा 10⁻⁻12। अगर इसको और शॉर्ट में लिखना चाहो आप तो 2 पॉइंट और इधर खिसका दोगे आप तो 7.08 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पावर भी -10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसी वीडियो में हम थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर देते हैं,
ठीक है, ये तो हुआ आपका अपेक्षित विद्युतशीलता और पराविद्युतांक। अब हम बात करते हैं जो थोड़ा सा हमारा छूट गया है, कूलाम के नियम की सीमाएं। ठीक है, कूलाम के नियम की सीमाएं पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है ना। ठीक है, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, ये भी आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, मैं आपको पदार्थ और उसके पराविद्युतांक बता देता हूँ। जैसे हवा, ठीक है, हवा के लिए और निर्वात के लिए कितना होता है, हवा या निर्वात के लिए जो पराविद्युतांक होता है, तो हवा निर्वात के लिए पराविद्युतांक जो होता है वो होता है आपका 1 होता है। कितना होता है, 1। अब इसमें आपसे बोल दिया जाए ऑक्सीजन का बताओ, हाइड्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन का बताओ, सबका कितना बताना आपको, 1। ये पराविद्युतांक यानी कि के की वैल्यू, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसके अलावा आपसे जैसे केरोसिन की पूछ लेते हैं, तो केरोसिन की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 2। आपसे पूछ ले आया है कि पानी की कितनी होती है, तो पानी की या तो आप 80 बताएंगे या 80.4 आप इसको बताएंगे। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपकी धातु की, है ना, ये आपसे बहुत सारे एग्जाम में। इसके अलावा कांच की पूछ सकते हैं, कांच की जो होती है वो होती है 5.1। ठीक है, पराविद्युतांक की वैल्यू कितनी होती है, 5.1। नहीं, के की वैल्यू कितनी होती है, 5.1। और लास्ट है आपका धातु के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अनंत। कितनी होती है, अनंत। ये आपसे एग्जाम वगैरह में आप पेपर वगैरह देखोगे तो आपसे धातु का पूछा जाएगा, उसकी कितनी होती है, अनंत। ठीक है, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, कहाँ पर कूलाम का नियम लागू होता है, तो सबसे पहले तो ये है कि ये बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। किसके लिए, बिंदु आवेशों के लिए सत्य। किसी न्यूमेरिकल में आपसे बोल जाए कि एक आवेश है और बी एक आवेश है, 2 आवेश है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, तो बताओ इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। तो आप इसको सोल्व मत करने लग जाना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। क्यों नहीं करने लग जाओ, क्यों, क्योंकि ये बिंदु आवेशों के लिए सत्य। किसके लिए सत्य, बिंदु आवेशों पे लागू होता है। यहाँ पे बिंदु आवेश मतलब जिसका आकार बहुत छोटा हो, नगण्य हो, किसके तुलना में, दोनों के बीच की दूरी की तुलना में। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, उसमें किसी भी प्रकार की त्रिज्या नहीं होती है। पॉइंट चार्ज मतलब जिसके पास कोई रेडियस ही ना हो। ठीक है, तो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। सेकेंड हम बात करते हैं, ये स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। स्थिर आवेशों के लिए क्या है, सत्य। आप स्थिर आवेश पे कूलाम के बल का नियम लगा सकते हो। गतिमान आवेश की अगर बोलते तो आपको कूलाम के बल का नियम नहीं लगाना है। गतिमान के लिए क्या है, गतिमान के लिए फेल हो जाता है। ठीक है, और थर्ड वाला है, ये बड़ी दूरियों के लिए सत्य नहीं है। बड़ी दूरियों के लिए सत्य नहीं है, बड़ी दूरियों के लिए सत्य नहीं है। ज़्यादा बड़ी दूरी मतलब आप इतनी, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज 10 किलोमीटर, इसके लिए सत्य नहीं है। बहुत कम दूरी के लिए सत्य है। और 10⁻⁻15 मीटर से कम के लिए भी सत्य नहीं है। कम के लिए भी सत्य नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी सत्य नहीं है। ठीक है, मतलब ये लागू नहीं होता है। बड़ी दूरी पर लागू नहीं होता है, छोटी दूरी पर लागू होता है, लेकिन 10⁻15 मीटर से कम दूरियों पर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि उसके नीचे कौन सा बल लगता है, उसके बीच में लगता है नाभिकीय बल। कौन सा बल लगता है, नाभिकीय बल, जो 2 प्रोटॉनों के बीच लगता है। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है ना। मतलब नाभिक के अंदर 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो बहुत सारे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच। तो ये वाला बल कौन सा होता है, ये होता है नाभिकीय बल। ये कहाँ लगता है, ये 10⁻⁻15 से कम दूरी पर लगता है। तो वहाँ पे कौन सा बल नहीं लगेगा, तो वहाँ पर आपका कूलाम बल नहीं लगेगा। तो 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर ये कार्य नहीं करता है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए इसके, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।